Hello student, Namaskar. Today we are going to read Robert Frost poem Dust of Snow. The central ideas of poem Dust of Snow is the sometimes certain moments of actions are simple but have a large significance. Dust of snow indicate here is two character, once the crow and hemlock and other the dust. The crow and hemlock represent sorrow. The dust of snow stand for a some natural joy. Now we start Robert Frost poem Dust of Snow. डस्ट ऑफ स्नो एक ऐसी कविता है जिसमें एक नेगेटिविटी व्यक्ति को किस प्रकार पॉजिटिवनेस में बदला जाता है, यानी आपके विचार नेगेटिव चल रहे होते हैं और यकायक आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटित हो जाती है जिससे आपके विचार बदल जाते हैं और आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस आ जाती है। यहाँ पर दो कैरेक्टर क्रो एंड हेमलॉक ये अंधकारमय जीवन और दुखपूर्ण पक्ष को व्यक्त करता है, और दूसरी तरफ जो यहाँ पर जो स्नो है यानी जो बर्फ़ के कण हैं वो हमारे जीवन के अंदर एकदम ठंडक लाने वाले हैं, यानी हमारे जो विचारों की उथल पुथल चल रही होती है उसके अंदर एकदम सकारात्मक विचार लाकर हमें हमारे जीवन की पटरी पर लाकर खड़ा कर देता है। ये इसका प्रतीक है। इस कविता का जो मेन थीम है उसके अनुसार जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं घटित होती है जो मानव के मन पर गहरा प्रभाव डालती है। यहाँ पर जो बर्फ़ है उसके जो कण कवि पर गिरते हैं वो कवि के मन को बदल देते हैं, यानी जीवन के अंदर ऐसी कुछ घटनाएं घटित हो जाती हैं, हम जीने का जो तरीका है, हमारी लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल ही बदल जाती है। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं। हेमलॉक ट्री का मतलब होता है ए पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, यानी एक सफ़ेद कलर का पौधा होता है जो जहरीला होता है, उसको हेमलॉक ट्री बोलते हैं। और यहाँ पर एक और शब्द आया है सुक या हिलाना, क्रो यानी कौवा होता है, और वे का मतलब होता है तरीका। डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ़ के कण। कवि कहता है कि जिस तरीके से एक कौवे ने हेमलॉक नामक जहरीले पेड़ से बर्फ़ की धूल को हिलाकर मेरे ऊपर गिराया है, वो आगे कहता है हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीड। यहाँ पर एक शब्द आया है चेंज यानी परिवर्तन। मूड का मतलब होता है मन की स्थिति या मनोदशा, सेव का मतलब होता है बचाना, और रूड RUED रूड का मतलब होता है दुखी होना रिग्रेट। हार्ट का मतलब होता है हृदय। हैज़ गिवन इसका अर्थ होता है प्रदान करना, यानी कवि कहता है कि इन बर्फ़ के कणों ने मेरे हृदय की मनोदशा को परिवर्तित कर दिया है। उस दिन का जो दिन शेष बचा है उसको मैं दुख के क्षणों में बिता रहा था, उसको मैं अब अच्छे पलों में बिताने वाला हूँ। कवि का जो मूल भाव है वो कहता है संवेदनशील व्यक्ति पर प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया होती रहती है। अगर अच्छा होता है तो उसका पूरा दिन अच्छा चला जाता है, और अगर छोटी सी घटना अगर बुरी हो जाती है उसके साथ तो पूरा दिन उसका खराब हो जाता है। कवि हेमलॉक नामक दुख रूपी जो वृक्ष है उससे पीड़ित था, तभी कौवे द्वारा वृक्ष से बर्फ़ को गिराना अर्थात दुख से ही आशा की किरण देखकर कवि की मनोदशा बदल जाती है, अर्थात वो कार्य करने व समय का सदुपयोग करने का साहस जुटा लेता है। ये इस कविता का मूल भाव है। वी टेक स्टेंजा comprehension and question and answer and extract. First stanza and extract. Extract का मतलब होता है निष्कर्ष। इस पोएम के अंदर 2 स्टेंजा है। वी टेक फर्स्ट स्टेंजा और हम इन दोनों पोएम के एक्सट्रैक्ट यानी उसका निष्कर्ष करेंगे, उसके साथ ही साथ उसमें आए हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर भी हम करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट स्टेंजा। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अब इसमें से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से, हम वो प्रश्न इसमें ले लेते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम 2013 के अंतर्गत ये स्टेंजा आया हुआ है। बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर इस प्रकार का स्टेंजा दिया जाता है तथा उसमें से मिनिमम 2 प्रश्न बनाए जाते हैं और उसके आंसर हमें देने होते हैं। अब हम इसके प्रश्न ले लेते हैं, और इसका प्रश्न है व्हाट फेल ओवर द पोइट। कवि पर क्या गिरा, यानी कवि के ऊपर बर्फ़ के कण गिरे थे,
तो हम यहाँ लिखेंगे ए शोर ऑफ स्नो पार्टिकल्स फेल ओवर द पोइट। इसके अलावा और पर्सन कोई बनता है तो देखते हैं व्हाट कॉजेज दीज स्नो पार्टिकल्स टू फॉल, यानी बर्फ के कण किस कारण से कवि के ऊपर गिरे थे। तो इसका कारण है कि वृक्ष के ऊपर एक क्रो बैठा था और उसने अपने पंख झाड़े थे, जिसकी वजह से बर्फ के कण कवि पर गिरे। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे द स्नो पार्टिकल्स फेल डाउन एज ए क्रो सिटिंग ऑन हेमलॉक ट्री सोक इट्स फीदर। इस स्टेंजा का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के धूल के कण किसने हिलाकर नीचे गिराए थे। तो ये क्रो था, यहाँ पर हु की जगह हम ए क्रो लिख देंगे, बाकी सेंटेंस एज इट इज पुनः लिख देंगे। हु हटा के वहाँ पर लिखा ए क्रो सुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर वॉज द क्रो सिटिंग, यानी कौवा कहाँ पर बैठा हुआ था। तो क्रो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा था, तो लिखेंगे द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ tree named hemlock. Next stanza has given my heart a change of mood and save some part of a day I had wrote. इस स्टेंजा के अंदर कौन कौन से पर्सन बनते हैं वो भी देख लेते हैं। पहला पर्सन, ये भी बोर्ड एग्जाम 2013 के अंतर्गत आया हुआ है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से पर्सन बन सकते हैं संभावित, वो देख लेते हैं। पहला पर्सन, व्हाट इफेक्ट डिड द क्रोज एक्ट हैव ऑन द पोइट, कर्त्य ने कवि की मनस्थिति यानी मूड पर क्या बदलाव लाया, ये इसमें बताना है। कौवे ने कवि के मूड को चेंज कर दिया, तो हम लिखेंगे आंसर द क्रोज एक्ट चेंज द पोइट मूड फॉर द बेटर। कवि का जो मूड है उसने उसको बदल कर अच्छा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द पोइट्स डे बिफोर द ऑकरेंस, यानी इस घटना में पूर्व कवि का दिन कैसे बीत रहा था वो बताना है। इस घटना से पहले कवि बिल्कुल डिसअपॉइंटेड था, वो लिखना है। तो हम लिखेंगे द पोइट्स डे हैड बीन डिसअपॉइंटिंग बिफोर द ऑकरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ पोइट बाय द एक्ट ऑफ नेचर, प्रकृति के कार्य का कवि पर क्या प्रभाव पड़ा था। प्रकृति के कार्य ने कवि के जो व्यथित मन को प्रसन्नचित कर दिया, ये हमें लिखना है। हम लिखेंगे द एक्ट ऑफ नेचर चेंज मूड ऑफ द पोइट फ्रॉम सैड टू हैप्पी मूड, हिज सैड आइडियाज वर रिमूव बाय द एक्ट ऑफ नेचर। इस प्रकार हम इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रीवियस कंडीशन ऑफ द पोइट, व्हाई वाज सो, कवि की पूर्व स्थिति कैसी थी और ऐसा क्यों था वो बताना है। पूर्व में कवि की जो मनस्थिति थी वो बहुत ही सैड और सॉरोफुल थी, ये हमें लिखना है। और क्यों, क्योंकि कवि एक सेंसिटिव यानी संवेदनशील व्यक्ति था और हर छोटी मोटी घटना उसको प्रभावित कर दी, इसलिए उसका बार बार मूड चेंज हो जाता था। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे द प्रीवियस कंडीशन ऑफ द पोइट वाज डार्क एंड फुल ऑफ सॉरोफुल आइडियाज, इट वाज सो ड्यू टू हिज सेंसिटिविटी टुवर्ड्स लाइफ। इस प्रकार इस पोएम के दोनों स्टेंजा का हमने कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन एंड आंसर कर लिए हैं। पोएम में आए मोस्ट पर्सन जो बनते थे वो हमने ले लिए और उसके आंसर भी हमने इसमें अच्छे से दिए हैं। आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसको आप बार बार देखिएगा और इसके आंसर अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखकर उन्हें याद करें ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर टेक्स्ट बुक में आए हुए प्रश्नोत्तर हम लेने वाले हैं। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। तो दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।